तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक है। उनके बयान के विरोध में बीजेपी ने आज श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक निकाली तिरंगा यात्रा। बवाल हुआ। बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये लाल चौक पर तिरंगा फहराने जा रहे थे। हालांकि बाद में पीडीपी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहरा ही दिया। नमस्ते, मैं राशिद। रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था, जब तक कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता वो कोई झंडा नहीं थामेंगी। उनकी टेबल पर कश्मीर का झंडा रखा था, आपको याद होगा हमने दिखाया था। महबूबा के इस बयान के बाद देश भर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से पूर्व सीएम के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की अपील की। इन सभी खबरों के बीच इस वक्त की डिबेट के 2 सवाल हैं। वो ये कि 370 से मोहब्बत, तिरंगे से नफरत लाल चौक पर आएंगी क्या महबूबा? और सत्ता नहीं साथ तो क्या तिरंगे को नहीं लगाएंगे हाथ? डिबेट की करें शुरुआत। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये कि महबूबा के खिलाफ बीजेपी ने निकाला है तिरंगा मार्च। पीडीपी दफ्तर पर बीजेपी ने फहराया तिरंगा। पीडीपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। अभी की बड़ी खबर है, जम करके बवाल किया गया है। पीडीपी दफ्तर पर बीजेपी ने तिरंगा फहरा दिया है। तिरंगे को लेकर महबूबा ने जो बयान दिया उस पर मचा बवाल। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महबूबा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पहुंचे, तिरंगा फहराने की कोशिश की। लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी की ओर से जम्मू क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई है और ये लोग मुखालफत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह का बयान दिया था, जम्मू में पीडीपी के ऑफिस के बाहर भी नारेबाजी की गई है। पीडीपी के दफ्तर के बाहर तिरंगा फहराया गया, नारेबाजी की गई। और एबीवीपी बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन, इसके कार्यकर्ताओं ने भी जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में नजरबंदी से रिहाई होने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद से घाटी में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बयान दिया था और ये कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम तिरंगे झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा, जिसे डाकुओं ने डाके में लिया, तब तक हम किसी और के झंडे को अपने हाथ में नहीं उठाएंगे। ये बोला था महबूबा ने। अगली ब्रेकिंग न्यूज तुरंत ही फायर की जाए। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी का तिरंगा मार्च। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी ने की तिरंगा फहराने की कोशिश। कुपवाड़ा से श्रीनगर पहुंचे 4 बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। बाद में पुलिस ने चारों ही कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग बुलंद की। पार्टियों की ओर से गठबंधन बनाया गया, गुपकार समझौता किया गया, जिसका मकसद दोबारा 370 को वापस लागू करवाना है। 2 तस्वीरें आप देखें। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा, जम्मू में भी तिरंगा यात्रा। लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं, यही बीजेपी का सवाल है, एबीवीपी का सवाल है, राष्ट्रवादियों का सवाल है। जम्मू में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इन लोगों का यही कहना है कि सौगंध देश की खाते हैं, लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे। जो विलय हमारा हिंदुस्तान के साथ हो गया था 26 अक्टूबर 1947 में, और हम ये विलय अब जो दिल से माना जाता है। कश्मीरी आज हर एक आप देखेंगे नौजवान जो है वो दिल से चाहता है कि मेरी तरक्की हो जाए। आज मैं पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की ओर से। आज हमारा एसेशन हुआ था। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जो कुछ विरोधी ताकतें कुछ दिन पहले ये बता रही थी कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, ये आज उनके लिए करारा जवाब है। आज हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए और यहाँ के युवा चाहते हैं कि अपने देश के साथ और उनकी आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार है। जम्मू में आज एक्सेशन डे के दिन आपको बता दूं कि राजपूत सभा जम्मू जो है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तिरंगे और लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आज यहाँ पर इन्होंने इस जो जम्मू कश्मीर का झंडा था उसे जो है जलाया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे जो है वो जलाया गया, आप देखेंगे। और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के झंडे की वजह से ही जो है वो राजा की जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें डिफेम किया गया था। और आज इसी झंडे को लेकर आज जो है इसे खत्म कर दिया गया है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर का था उसे जलाया गया है। आप सुन सकते हैं यहाँ जो राजपूत सभा के नेता हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं। दो प्रधान
दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत माता की। क्या लगता है जिस तरह से आज आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेट फ्लैग को जला रहे हैं, वजह क्या है? आज इस तरह से क्यों हो रहा है कि स्टेट फ्लैग को इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है? देखिए, आज एक्सेशन डे है और आज एक्सेशन डे में जो महाराजा साहब का अधूरा ख्वाब था इस जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा हिंदुस्तान के साथ विलय करवाना, वो आज जो ख्वाब है पूरा हो चुका है। आज आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का एक अंग बन चुका है और ये बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। वो ना होते तो हमें ये झंडा बेशक कभी ना मिलता। आज यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में कहें कि सियासत जो 370 टूटने के बाद महबूबा मुफ्ती बाहर आई और राज्य के जो झंडा था उसे लेकर जो सियासत एक बार तेज हुई थी उसे और तेज हो गई है। और आपको बताऊं यहाँ जम्मू में राजपूत सभा की तरफ से इस जो जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग था और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे जलाया गया है और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के ठीक सामने ये लोग खड़े हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हाथों में तिरंगे और मुंह पर भारत माता की जय के नारे हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अब सियासत झंडे को लेकर, स्टेट के फ्लैग को लेकर तेज हो गई है। अनुज कुमार के साथ अजय सिंह, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो सत्ता नहीं है साथ तो क्या तिरंगे को नहीं लगाएंगे हाथ? यही है सबसे बड़ा सवाल। और अगली बात यह है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ने यह कह दिया। डिबेट को हम कर देते हैं ओपन। प्रदीप जसरोटिया आप नेता है राजपूत सभा के, शेख नासिर है नेता पीडीपी, डॉक्टर वंदना पांडे संघ विचारक, अनुज यात्रे नेता कांग्रेस, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, सनम शाह कश्मीरी एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। शेख नासिर, पहला सवाल आपसे है, एक ऐसे वक्त में जबकि जम्मू कश्मीर की फिजा बेहतर हो रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आ रहा है, तो क्यों इतना बवाल काटे हुए हैं आप लोग? नजरबंदी से रिहा होते ही ये गुपकार भी करेंगे, गुप्त सम्मेलन भी करेंगे, 370 भी वापस चाहिए, जम्मू कश्मीर में तिरंगा भी नहीं उठाएंगे। अगर तिरंगा नहीं उठाना है तो देश छोड़ करके चले क्यों नहीं जाते? शेख नासिर जी। है और हम इस देश के नागरिक हैं। तिरंगे को लेकर कोई सियासत नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगे को लेकर के सियासत करते हैं। महबूबा जी हिरासत में रही 14 महीने, एक खातून को जो रियासत जम्मू कश्मीर की वजीर आला रही हैं, उन्हें हिरासत में रखा गया बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी अपराध के। तब न तो कहीं से कोई आवाज उठ रही थी, न ही देश के लोगों को कोई चिंता थी कि देश के एक नागरिक जो कि नहीं, मेरी बात सुनिए आप। हो सकता है आपकी कोई नाराजगी होगी, हो सकता है व्यक्ति विशेष से आपकी नाराजगी हो सकता है किसी सरकार से आपकी नाराजगी हो, लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका तिरंगा क्यों नहीं उठाएंगे? नेशनल फ्लैग से आपको इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी तो ठीक कर रही है, बीजेपी भी ठीक कर रही है, राजपूत सभा वाले भी ठीक कर रहे हैं, संघ वाले भी ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये मेरा ओपिनियन है कि ये लोग ठीक कर रहे हैं और आप लोगों को तिरंगा हाथ में पकड़ा करके रहेंगे। आपका ओपिनियन हो सकता है, चाहे संघ हो चाहे राजपूत सभा, ये तिरंगे को लेकर के सियासत कर रहे हैं। महबूबा जी का बयान जो है, अगर आप उसको अपना दिमाग खोल करके सोचने और समझने की कोशिश करेंगे, उन्होंने तिरंगे के खिलाफ, तिरंगे का अपमान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना हक मांगा है। रियासत जम्मू कश्मीर का जो झंडा है, जो रियासत जम्मू कश्मीर की पहचान है, वो झंडा अपना हक मांगने के लिए तिरंगे से एलर्जी है, तिरंगे से एलर्जी है, भारतीयता से एलर्जी है, हिंदुस्तानियत से एलर्जी है, चले क्यों नहीं जाते? अरे सरहद बहुत दूर थोड़ी है, पार करके चले जाइए ना, बहुत दूर थोड़ी है सरहद। देखिए जम्मू कश्मीर तो में धारा 370 खत्म होने के बाद अब जब करीबन 1.5 साल होने को है, अब लोग उनसे सवाल करते हैं कि आपने धारा 370 खत्म तो कर ली, लेकिन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा विकास हुआ? जम्मू कश्मीर में कौन सी शांति? शेख नासिर सुनिए मेरी बात, आप मेरी डिबेट को डिरेल नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, खामोश रुक जाइए आप मेरी डिबेट को डिरेल नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते ना, मैं सिर्फ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा हूं। तिरंगा उठाने में हर्ष क्या है? तिरंगा उठाने में क्या एलर्जी आप लोगों को है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तिरंगा उठाने से क्या पूरे बदन में खुजली हो जाती है क्या? अरे हिंदुस्तान की हवा ले रहे हैं ना, हिंदुस्तान का खाना खा रहे हैं ना, हिंदुस्तान की सरजमी पर रह रहे हैं ना, बात करते हैं तिरंगा नहीं उठाएंगे, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। कश्मीर में तिरंगा हम लोग उठाते थे, दिल्ली से आके कोई तिरंगा यहाँ नहीं उठाता था, और तिरंगा नहीं उठाएंगे, गावादियों के साथ रहेंगे, गोलियों के सेपरेटिस्ट होंगे, ये गुपकार के नाम पर षड्यंत्र करेंगे, ये शान से उठाते थे।
तिरंगा नहीं हमने तिरंगे उठाएंगे। की न कभी मुखालफत की, न कभी तौहीन की है। आप अभिजीत तिरंगे को जसरोतिया, लेकर कुछ सियासत कर रहे अभिजीत हैं, क्योंकि जसरोतिया, आप सियासत कर रहे हैं। अभिजीत जसरोतिया, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके जैसे जो अलगाववादी नेता, मैं इन्हें भी अलगाववादी नेता ही कहूंगा, क्योंकि ये बात सेपरेटिस्ट होने जैसी करते हैं, ये मुख्य धारा के राजनेताओं जैसी बात नहीं करते, जहां पर वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात अपने नेशनल फ्लैग की आती है, जब बात अपने राष्ट्रीय सम्मान स्वाभिमान की आती है ना, तो फिर एक ही हो जाया करते हैं। अभिजीत जसरोतिया, कैसे समझाएंगे इन्हें? एक नेता, एक विधान, एक झंडा, एक कानून, एक प्रधान, ये समझने को आतुर ही नहीं है। आपको लगता नहीं इन्हें दोबारा से अब नजरबंदी नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए? ये राष्ट्रद्रोही हैं ये लोग। अभिजीत, देखिए, मैं एक बात यहां पर आज आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने हमारे तिरंगे का अपमान पहले भी किया और इन्होंने थोड़े दिन पहले भी तिरंगे का अपमान किया। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंडिया टीवी के थ्रू मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो इनका झंडा था स्टेट का और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये तो 1 साल पहले ही मर गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। इसी कारण ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि ये भूत फिर से जाग जाएगा, और ये भूत कभी इनके किसी लीडर के अंदर और कभी किसी लीडर के अंदर आके बोलना शुरू कर देता था। तो आज हमने क्या किया? आज हमने इसका प्रॉपर जिसे दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार इसलिए कर दिया ताकि इनको पता लग जाए कि ये भूत अब खत्म हो चुका है। काश कि इनके विचारों का भी, काश कि इनके देशद्रोही विचारों का भी दाह संस्कार हो जाता और इनके देशद्रोही विचारों का पार्थिव शरीर कहीं ले जाकर के उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता। ये जो विचारों का पार्थिव शरीर है ना, ये जो देशद्रोही विचारों का जो पार्थिव शरीर है, इसे भी कहीं लेकर के जाना चाहिए। सनम शाह भी मेरे साथ में है। सनम शाह, क्या तिरंगा उठा लेने से जम्मू कश्मीर की फिजा बिगड़ जाएगी? सनम शाह, चलिए सनम शाह तक आवाज नहीं जा पा रही है। अनुज यात्रे के पास में चलते हैं। अनुज यात्रे, आप यानी कांग्रेस पार्टी महबूबा मुफ्ती जैसों के साथ में हैं जो तिरंगा नहीं उठाते हैं, या फिर उनके साथ में हैं जो तिरंगे को अपनी आन बान और शान का प्रतीक मानते हैं और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, लाल चौक पर भी हम ये जो क्लॉक टावर है वहां पर भी तिरंगा लहरा करके रहेंगे? किसके साथ हैं आप? और हां, तटस्थ मत रहिएगा। एक मिनट, अनुज यात्रे, बस 1 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है। अभी श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आ रही हैं। 70 साल यहाँ पर खून बहाया है, आज कश्मीर खुल के बाहर आ चुका है आपके खिलाफ। कश्मीर ने तिरंगा उठा लिया है, इसलिए आप अपने अंदर बैठ जाइए, ये मौके की राजनीति छोड़ दीजिए। मिल गया ये उन ताकतों को जवाब है जो ताकतें जो कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि तिरंगा को उठाने वाले लाखों कश्मीरी हैं जो आप देख रहे हैं। हमारे पीछे इतना बड़ा काफिला है, ये उन ताकतों को जवाब मिल रहा है। ठीक है, हम अलग अलग वक्त पर आपको जम्मू की खबर दिखाएंगे, हम आपको श्रीनगर की खबर भी दिखाएंगे। अनुज यात्रे के पास में चलते हैं। अनुज यात्रे, किसके साथ हैं? तिरंगा उठाने वालों के साथ, लाल चौक पर खड़े होने वालों के साथ, या फिर महबूबा जैसों के साथ जो ये कहते हैं कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, 370 वापस दे दो? देखिए राशिद जी, आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं जवाब देता हूं। ना तो हम कभी भी महबूबा मुफ्ती के साथ रहे। महबूबा मुफ्ती के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इनका साथ रहा है, पुराना इनका अलायंस रहा है, और वो इन्हीं के साथ ही मिलकर इन्होंने सरकार चलाई है। महबूबा मुफ्ती वही बोलती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो लोग आज लाल चौक पे तिरंगा यात्रा के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं। हम निश्चित तौर पर हमारा कांग्रेस का ये मानना है कि कश्मीर का जो मामला है हमारा आंतरिक मामला है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, चाहे कश्मीर जो पीओके है वो भी हमारा अंग है और पूरा कश्मीर हमारा अंग है। जब कश्मीर हमारा अंग है और देश का हमारा तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने अपना संविधान में उसको के तहत उसको जो है अपना माना था, तो हम आज भी उसी स्टैंड पर कायम है कि उसके कहीं कोई किसी तरह से किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी आपको साधुवाद है कि आपके विचार इतने उच्च हैं। और अनुज यात्रे जी, बड़ी बात यह है कि आप हमेशा तर्कों के साथ में बोलते हैं। अब मैं अपने सवाल के दूसरे हिस्से में आता हूं। आपने कहा कि भाई आप तिरंगे के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ नहीं हैं, आपने बहुत अच्छा बोला। अब आप ये भी तो बोलिए ना, आप महबूबा जैसों के साथ भी नहीं हैं जिन्हें तिरंगा उठाने में शर्म आती है। ऐसे आप बोलें कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं हैं जो तिरंगा उठाने में शर्माते हैं।
देखिए राशिद जी, आप चाहते हैं मैं अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तिरंगे का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, मैं खुल के बोलूंगा कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी हो, जो तिरंगे का विरोध करेंगे। लेकिन जो तिरंगे के नाम पर इस देश को बांटने का काम करेंगे, देश में आग लगाने का काम करेंगे, हम उन लोगों के भी समर्थन में नहीं आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर की जिस तरह से ये 2014 से मिस हैंडलिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उस चीज के लिए सोचना चाहिए सरकार को। 2014 से 2018 तक इन्होंने अपनी महबूबा के साथ जो सरकार वहां चलाई, ये वही तो महबूबा मुफ्ती है, इन्हीं का ही तो अलायंस था। ये बताएं आज क्यों उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ 3.5 साल बाद में इन्होंने अलायंस तोड़ लिया था, बाद में अलायंस तोड़ लिया था जब इन्हें ये लगा था कि ठीक है ये सहूलियत वाला अलायंस नहीं है, तो तोड़ लिया था। डॉक्टर वंदना पांडे के पास में चलते हैं। डॉक्टर वंदना, कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि महबूबा मुफ्ती के साथ में नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनके साथ में भी नहीं है जो तिरंगे के नाम पर राजनीति करते हैं। इशारा उनका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इशारा उनका है राजपूत सभा की तरफ, इशारा उनका है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ। जवाब दें। राशिद जी, ये कहना ही कि हम उनके साथ नहीं है जो तिरंगे को लेकर राजनीति करते हैं, ये कहने वाले ही सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जब ये कहना कि हम तिरंगा पे को क्या तिरंगा को उन लोगों को लेकर चलने का हक नहीं है, और जो ये कह रहे हैं कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे कश्मीर में, वो तो अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपनी छटपटाहट कर रहे हैं। ये एक कहते हैं कि छोटे से बच्चे को भी आज के समय में समझ में आ जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी को किस चीज की बेचैनी है, किस चीज की बेचैनी है। ये तो शेख नासिर बताएंगे ना। शेख नासिर, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे लोग जो दशकों तक एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते थे, किस बात की जल्दबाजी है? क्या चाहिए उन्हें? सत्ता चाहिए? मुख्यमंत्री बनना है? चुनाव जीतना है क्या? क्या चाहिए? अगर सत्ता चाहिए होती, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ था, सरकार चल रही थी, अगर सत्ता से प्यार होता तो शायद अलायंस नहीं टूटता। बीजेपी का जो एजेंडा था, वो जब उसके लिए हमने उसे चलने नहीं दिया, हमने कहा जम्मू कश्मीर में विकास की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में पर्यटक आए उसके लिए यहाँ विकास की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में सब होगा, जम्मू कश्मीर में बाकी, अरे सब हो जाएगा ना, नहीं चलेगी, सब हो जाएगा। भारतीय जनता अभी कितने 15-16 महीने हुए ना, 15-16 महीने हुए हैं ना। आप लोगों ने अलगाववादियों को खाद पानी दिया, आप लोगों ने आतंकवादियों को खाद पानी लेने दिया, अभी तक नहीं हो पाया था, अभी सब होगा। इंतजार कीजिए, अभी सब होगा। अभी वो लोग भी निकाले जाएंगे, सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे जो लोग तिरंगा नहीं उठाएंगे। अभी सब कुछ होगा और बहुत अच्छे से होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मेरे ख्याल से सनम शाह के पास एक बार जाना चाहिए। सनम शाह, अगर आप तक आवाज आ पा रही हो, आप मुझे ये बताएं कि तिरंगे के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो बवाल कटा हुआ है, एक कश्मीरी एक्टिविस्ट होने के नाते, एक कश्मीरी नागरिक होने के नाते, आप किसके साथ हैं? देश के साथ हैं या देश विरोधियों के साथ हैं? राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कहीं फुर्सत से बनाना, जो नफरत से टूटी हो, पहले घर तो बना लो। एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में ठंडी घुसाने वालों। सनम शाह, मैं यहां पर कोई कवि सम्मेलन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सिंपली ये जानना चाहता हूं, आप देशद्रोहियों के साथ में हैं या देश प्रेमियों के साथ में हैं? कवि सम्मेलन या मुशायरा कभी और कर लेंगे। नहीं सर मेरी बात सुने। यहाँ पे लेके जो तिरंगे को लेके जो राजनीति कर रहे हैं सर, हमें बड़ा दुख आता है। मैं सबसे पहली बात है, तिरंगे की इज्जत करता हूँ, दिल में करता हूँ, सियासत को लेके नहीं करता। और हर जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो तिरंगे की राजनीति नहीं करता, तिरंगे का अपनाम करता है, इज्जत करता है उसके। सर बड़े दुख की बात है, आज यही तिरंगा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लद्दाख में जाके लगाते तो हमारा दिल खुश होता। यही तिरंगा अगर LOC पे जाके लगाते आप, हमारा दिल खुश होता। यही तिरंगे को लेके क्या PDP की ऑफिस में कहीं इससे पहले तिरंगा नहीं था लगा? दिल खुश होगा। आप लोगों का दिल अभी महबूबा मुफ्ती के कमेंट से खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप चलिए ठीक है, बीजेपी वालों से आपका दिल खुश नहीं है तो यही बता दें, जिन्होंने तिरंगा नहीं उठाया उनसे दिल खुश है क्या? झंडा हर जगह पर है। सनम शाह, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे जो मर्जी हो, जो तिरंगे के साथ नहीं है वो हमारे साथ भी नहीं है। सबसे पहले सर बात ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके ठीक है, अच्छी बात है। राहुल लाल के पास चलते हैं। राहुल लाल, चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उम्मीद ये करता हूं कि आपका नजरिया जो होगा बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल होगा।
वो लोग जो ये कह रहे हैं कि तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें तिरंगे के नाम पर राजनीति महबूबा मुफ्ती की नजर क्यों नहीं आती? राशिद जी, कई कारण है। एक तो जो महबूबा मुफ्ती है वो बिहार का चुनाव हुए हैं। अब देखिए, महबूबा मुफ्ती के पहले जो बयान आया है, अब्दुल्ला जी का बयान आया है कि वो कश्मीर के सहयोग से 370 हटवाएंगे, तो इससे बिल्कुल संकेत लगता है कि आखिर इस तरह का बयान वो दे रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। अगर अच्छा, इसलिए जो आप नहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी सपोर्ट कर रही, कोई सबूत है क्या? कैमरा आप ही ने लगाया क्या? नहीं, कोई स्टिंग ऑपरेशन आप ही जैसे राजनीतिक विश्लेषक करते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीजेपी सपोर्ट करी, क्या बात कर रहे हैं आप भी? राहुल लाल, अगर कोई कैमरा आपने लगाया है तो मुझे बताएं, ये कौन सा कैमरा है? तिरंगे के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 48 घंटे पहले महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती तब तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन कर दिया, जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ, श्रीनगर के लाल चौक भी पहुंचे और लाल चौक पर भी तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश की, बवाल हुआ। 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। राहुल लाल एक बात कह रहे थे। राहुल लाल, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने ये कहा कि पर्दे के पीछे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी की डील हो गई है। ये कौन सी डील है, थोड़ा बताइए ना। कोई रिकॉर्डिंग करके रखी हो तो बताइए, आपने देखा हो तो बताइए, कोई ऑडियो हो तो बताइए। आप जिस व्यक्ति से बात राहुल लाल, राहुल लाल सुन पा रहे हैं क्या आप? तो सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ काशी जी, आखिर बीजेपी के लोगों को धरना प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो केंद्र सरकार अभी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके ऊपर 48 घंटे आप बता रहे हैं, अब तक कोई मुकदमे दर्ज किए गए नहीं किए गए हैं? अब के बयान के कितने घंटे हो चुके हैं? वहां पे लाल चौक पे जब बीजेपी का पुराना सपना था वहां तिरंगा फहरे, तो वहां पे तिरंगा फहराने में प्रशासन क्यों रोक रही है? आप जबरन अपने एक तरफ आप पर्दे के पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी करा रहे हैं। जब पावर में खुद ही है वहां पे तुमको प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ राशिद जी, इस पूरे मामले के घटनाक्रम के तार बिहार चुनाव से जुड़े हुए हैं। बीजेपी और जो बीजेपी के गठबंधन के लोग हैं वो बिहार के स्थानीय मुद्दों को नहीं चला पा रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहे हैं कश्मीर से। अच्छा, मैं इसलिए कहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने वहां पे 370 की बात कही गया के सभा में, उसके कुछ घंटे बाद ही जो है कि वो महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो उस क्रोनोलॉजी से यही तस्वीर आपको रिवर्ट करना चाहते हैं अभिजीत जसरोटिया। अभिजीत जसरोटिया, आप चूंकि राजपूत सभा के नेता हैं, लेकिन यहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकती और इसीलिए राष्ट्रवाद का एक बड़ा कैनवास बना लिया गया है और इसी कैनवास में तिरंगा यात्रा अभी के लिए पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए एक सेलेबल कमोडिटी है। क्या आप भी इसी कमोडिटी का कोई हिस्सा हैं? देखिए आप इनको मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल लाल जी जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर और ये भाजपा के ऊपर जो चीटाकशी कर रहे हैं, इनको शायद पता होना चाहिए इनकी पार्टी का इतिहास क्या क्या है। जहां पर कश्मीर में जो सबसे बड़ी कत्लोगारत शुरू हुई वो इनकी पार्टी की वजह से शुरू हुई। सन 87 में अगर इनको इतिहास पता हो तो MUF नाम की एक पार्टी यहां पर खड़ी हुई थी जिसने काफी सारी कश्मीर में सीटें निकाली थी। उसको इन्होंने यहां पर फारूक साहब से मिलकर जीते हुओं को हराया और हराए हुओं को जिताया, जिस कारण यहां पर कत्लोगारत शुरू हुई थी। तो ये कांग्रेस जो जन्मदाता है कश्मीर मुद्दे की, जो जन्मदाता है कश्मीर में कत्लोगारत की, वो आज बात कर रही है, वो बात करेगी। और इनको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए कि आज तक ये इसी राजनीति पर जीते रहे। नहीं बात जो हमारी कार्रवाई की तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रविंद्र ने पहले ही LG साहब से हिस्ट्री में ना जा करके वर्तमान और भविष्य की बातें करते हैं। अनुज यात्रे जी का आना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, शांत खामोश हो जाइए आप लोग। हाँ ठीक है, हो गया। शाब्दिक उग्रवाद के लिए यहाँ पर हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। शाब्दिक उग्रवाद से हमें बचना है ताकि हर किसी का विचार अच्छे तरीके से सुन सकें। अनुज यात्रे जी को लेकर के आते हैं। देखिए अनुज यात्रे जी एक पिच पर बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, अपनी बात अगर कहनी होती है बहुत अच्छे तरीके से रखते भी हैं। अनुज यात्रे जी, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को तो आप पढ़ते ही होंगे। अनुज जी, देखिए पूरा देश पढ़ता है और सब लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं उनके पढ़ा ही है। बिल्कुल। तो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, मैं समझ गया आपकी बात। रश्मि रथी भी आपने यकीनन पढ़ा होगा। रश्मि रथी बहुत ही ज्यादा फेमस लोकप्रिय काव्य, उसकी बड़ी मशहूर सी वो लाइन है ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं
समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूं समझिएगा आप। तिरंगे के मामले में आप लोगों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन्हें ट्वीट करना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देखिए तिरंगे का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और महबूबा मुफ्ती को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ये सारे देशद्रोही हैं। देखिए राशिद जी, मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा मुझे अनकट बोलने दीजिएगा। मुझे आपने जो प्रश्न पूछा है, क्या देश ये चाहता है, आप ये चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चलाए हुए एजेंडा के तहत कांग्रेस पार्टी चले? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। अभी मैं राहुल लाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। वहां पर शासन और प्रशासन जम्मू कश्मीर में किसका है? देखिए आज नहीं, 2014 से इनका सरकार है। 2014 से 2018 तक इन्होंने पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता की मलाई चाटी। जब 2019 के केंद्र सरकार के चुनाव आए तो अपने आप को राष्ट्रवाद दिखाने के लिए उनसे समर्थन वापस ले लिया। 3.5 साल इनको राष्ट्रवाद की याद नहीं आई, जब उसी पीडीपी के साथ जो आतंकवादियों के समर्थक पार्टी रही है, जिसने बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देने की बात की और भारतीय जनता पार्टी उनको मुक्त समर्थन देती रही, तब तक उनको राष्ट्रवाद की बात नहीं आई। आखिर क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं देती कि 6 सालों से कश्मीर का कितना मिसहैंडलिंग हो रहा है, उसका खामियाजा देखिए। ये खबरों में रहने के लिए और जो फर्जी अपना राष्ट्रवाद दिखा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन संसद में जो है मंत्री झूठी जानकारी नहीं दे सकता है। हमारे संसद में गृह राज्य मंत्री को बयान देना पड़ गया था चुनाव से पहले कि जब से पाकिस्तान ये कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार आई है, कश्मीर में हर चीज में इजाफा हुआ है। आतंकवाद में बढ़ गया है, हमारे सैनिकों की शहादत में बढ़ गया है, पत्थरबाजी में बढ़ गया है, युवाओं का आतंकवादियों की तरफ रुझान बढ़ गया है, और आज भी वही स्थिति है। यह बताएं कि जब अगस्त 2019 में वहां पर धारा 370 खत्म हुई, पूरे देश में बड़ा उत्सव का माहौल था, देश ने सबने एक सिरे से स्वागत किया, लेकिन आज तक ये बता दीजिए कि 1 साल से 1.25 साल हो गया है, कश्मीर की जनता को क्या दिया इन्होंने? धारा 370 हटाने के बाद वहां कौन सा विकास इन्होंने किया है? आज क्यों नहीं कश्मीर का विकास? पॉइंट आपने रख लिया है। डॉक्टर वंदना पांडे को शायद आपको जवाब देना चाहिए। डॉक्टर वंदना पांडे जवाब देने के लिए आगे आइए। आगे आपको इसलिए आना चाहिए, समझिएगा कि अनुज यात्रे कहना क्या चाहते हैं। शायद अनुज यात्रे ये कहना चाहते हैं कि वो संघ जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का नाभिनाल का कनेक्शन है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जब भी बीजेपी दिग्भ्रमित होती है ना, तो सही रास्ता दिखाने वाला होता है संघ। तो संघ इस वक्त में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दोबारा से याद क्यों नहीं कराता? एक नेता, एक विधान, एक प्रधान को दोबारा से याद करा करके ये क्यों नहीं कहता कि ऐसे देशद्रोहियों को जेल में डालें ना? खाली 12-14 महीने की नजरबंदी करके दोबारा से इन्हें सर्कस करने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है, और ये सर्कस किए जा रहे हैं। कभी गुपकार सम्मेलन, गुपकार मीट करते हैं, कभी झंडे को लेकर के कुछ बोल देते हैं, कभी कोई और तुर्रा छोड़ देते हैं। बंद कीजिए ये सर्कस, डलवाइए इन्हें जेल के अंदर। राशिद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलें, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। राशिद जी, मैं यात्रे जी का, अनुज यात्रे जी का बहुत सम्मान करती हूँ, यद्यपि कि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो बात कहना कि हर तरफ हर बात में राजनीति करने की खुद की जिनकी प्रवृत्ति हो, वो दूसरे पर क्यों प्रश्न उठाते हैं? अभी जब महबूबा मुफ्ती जी को अंदर नजरबंद रखा गया था तो भी बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए अंदर नजरबंद रखा गया था ना, क्योंकि डॉक्टर वंदना पांडे, आप बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं, आप टीचर भी हैं, आप संघ विचारों का नेतृत्व भी करती हैं, मैं जानता हूं। शब्दकोश की आपके पास में कमी नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का एक ही जवाब दीजिए आप, क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर डाला जाता? अगर पब्लिकली वो ये कहती हैं कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी, जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जाता? ये 14 महीने 16 महीने की नजरबंदी से क्या मिला? छोड़ दिया, फिर से ये लोग फुदकने लगे। डॉक्टर पांडे, चलिए ठीक है, डॉक्टर पांडे के पास दोबारा चलेंगे। शेख नासिर, आगे और क्या क्या करेंगे? अभी झंडा नहीं उठाएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? शेख नासिर बताइए ना, आपका आगे प्रोग्राम क्या है? दिल्ली में केंद्र सरकार को भला बुरा कहना है। राशिद जी बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए, मेरी बात सुनिए। बड़े अफसोस की बात है, आप उन लोगों को अलगाववाद, उन लोगों के साथ आतंकवाद को जोड़ते हो जो हिंदुस्तान का झंडा लेकर के 1947 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में गोलियां भी खाते रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विरोध भी उन्हें सहा है। आज आप उन लोगों को कहते हैं कि आप अलगाववादी हैं। आज आप जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आप कहते हैं अलगाववादी हैं। यानी जम्मू कश्मीर के कोई भी नागरिक अगर अपना हक
खोलने की बात करें, अगर अपना जो उनका स्पेशल स्टेटस है जो उनसे लिया गया है उसको वापस लेने की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी दायर करें या सुनिए पहले मेरी बात, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। आप उनको अलगाववाद, उनको आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। आप एक बात बताइए, हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का हिंदुस्तान के साथ रिश्ता एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से है और एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तों पर हुआ था और उन शर्तों को खुद आज भारतीय पार्लियामेंट ने वायलेट किया है। अगर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मंजूरी के बगैर आप धारा 370 को खत्म करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हमें पूरा अधिकार है कि हम अपनी क्या आवाज बात बुलंद कर रहे हैं सकें। आप भी, हमें- क्या हमें- बात हम- करते हैं हम- शेख नासिर, शेख नासिर क्या बात कर रहे हैं आप कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का वायलेशन हुआ है। अभिजीत जसरोतिया, इन्हें बताइए कि 500 से ज्यादा रियासतों का किस तरीके से विलय किया गया था, सरदार पटेल ने लौह पुरुष के तौर पर क्या किया था, और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आप आ गए ना, चक्कर क्या है ना शेख नासिर, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आ गए, विलय के समझौते पर अगर आप आ गए, तो मैं यहां पर मेरी बात सुनिए आप, तर्कों के साथ, डिबेट में तर्कों के साथ किसी की भी बखिया उधेड़ सकता हूं, तर्कों के साथ, शब्दों में, अनुशासन में रहते हुए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का आप दावा ना करें और एकदम ठीक किया गया है, 370 को हटाया गया है। एक मिनट, अभिजीत आइए, अभिजीत शेख नासिर को जवाब दीजिए, अभिजीत शेख नासिर को जवाब दीजिए। पूरा दूध का दूध और पानी। शेख नासिर सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए बात शेख नासिर, सुनिए मेरी बात। ये जो जहां से 370 और 35 से हटाया गया, यही संवैधानिक था। जब लगाया गया था वो सबसे बड़ा संवैधानिक काम था, जब सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारे ऊपर ये जो क्लॉज है ये थोपी गई थी हमारे ऊपर, और ये किसी को भी यहाँ पर मंजूर नहीं थी, ये जबरदस्ती थोपी गई थी यहाँ पर। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, लोअर हाउस, अपर हाउस, ऐसा पूरी प्रक्रिया फॉलो कर इसे यहाँ से हटाया गया है। एक साथ ना बोले, अभी अभिजीत बोल रहे हैं, सिर्फ अभिजीत को सुना जाए, शाब्दिक उग्रवाद में नहीं पड़ेंगे। वो इसलिए कर रही है कि आप लोगों की सियासी ग्राउंड खत्म हो चुकी है, आपकी सियासी ग्राउंड खत्म हो चुकी है, इसलिए आप झंडे का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए, ये सिर्फ आप ही लोग हैं, आपके साथ कश्मीर का कोई भी नहीं है। अगर कश्मीर का कोई लोग आपके साथ होते तो 14 महीने आपकी लीडर अंदर रही, कोई एक पत्थर तो होता उनके फेवर में, कोई एक इंसान तो बाहर आता। 14 महीने आपकी नेता जो है वो नजरबंद रही और एक भी इंसान बाहर नहीं आया उनकी फेवर में। ये वीवीआईपी गुपकार गैंग आपने बनाकर रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। आप सच को झूठ नहीं बोल सकते। सच यही है कि जिस तरह से 370 और 35 से हटाया गया, यही संवैधानिक था, जैसे लगाया गया था वो असंवैधानिक था। हाँ, एक काम करते हैं, सनम शाह, अभी आप थोड़ी देर पहले सनम शाह को भी लेकर के आते हैं ना, युवा हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर का भविष्य हैं, अगर चाहेंगे तो देश का भविष्य भी होंगे। सनम शाह, शायद आप जैसे युवा ये पूछ रहे हैं ना कि कश्मीर में क्या बदल गया, 370 हटा देने के बाद कश्मीर को क्या दिया गया। अभी तो 12, 14, 16 महीने ही हुए हैं। कश्मीर को जो मिलना है, मुख्य धारा की चीजें यकीनन मिलेंगी ही, आईएएस भी निकलेंगे, आईपीएस भी निकलेंगे और बहुत विकास भी होगा। लेकिन आपके लिए इतना ही काफी नहीं है क्या कि वहां पर जुमे वाले दिन कम से कम पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाते, वहां पर काले झंडे आईसिस के नहीं लहराए जाते, स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी नहीं होती? आपके लिए इतना काफी नहीं है क्या? दक्षिणी कश्मीर में घुस घुस करके हमने मारा है, आतंकवादियों का सफाया किया है, इतना काफी नहीं है क्या? सर, सबसे पहली बात है, आपने कहा कि 370 के बाद, सर ये इस चीज को आप माने और पूरा वर्ल्ड मानता है कि गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर हमसे जो हमारा हक था वो छीन लिया गया। ठीक है, ये हमारा हक है, वो वक्त दूर नहीं है कि ये हमारा हक जो है हमें वापस मिलेगा। सुनिए सनम शाह, आपका हक हिंदुस्तान की सरकार दे रही है और हक दे रही है, तभी आप मेरे चैनल पर बैठ करके अपनी बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, कानूनी तरीके से क्या किया गया नहीं किया गया, इसका फैसला करने का अधिकार न मेरा है और न जबान से आपका है। कश्मीर की आवाम को करने दीजिए। और हाँ, हालांकि कश्मीर के आप रहने वाले हैं, लेकिन इकलौती आवाज आप बन करके ठेकेदारी ना करें। कश्मीर आज की तारीख में खुश है, कश्मीर खुश है। डल झील का जो पानी बहता है ना, डल झील का जो पानी बहता है ना, उसमें एक रवानगी है, जाकर के महसूस कीजिएगा। मेरे रिपोर्टर पारुल महाजन वहां पर गई थी, उस रवानगी के बारे में उन्होंने बताया था। वो रवानगी जिसमें काई जम गई थी, वो रवानगी जिसमें खून उतर आया था, वो रवानगी जिसमें एक उदासी छा गई थी। जाकर के आप देखिएगा, कश्मीर दोबारा से जन्नत बनने की राह पर है। अगर नहीं नजर आता तो अपने चश्मे को बदलिए, आप लोग एक दूसरा चश्मा लगाइए। आप जम्मू कश्मीर हमारा आबाद था,
भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है इसको। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं जम्मू कश्मीर का नौजवान हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। आप क्या समझेंगे नौजवानों का ताल? एक अनुजात्रे जी, हाँ ठीक है, अनुजात्रे जी दिल पर हाथ रख करके बताइएगा। हालांकि आप मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद होने के नाते एक दिल पे हाथ रख करके बताइएगा। बहुत अफसोस होता होगा ना कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 47 में ही ऐसा हिमालयन ब्लंडर ना किया होता, उस जमाने में कांग्रेस के शासनकाल में इतना हिमालयन ब्लंडर ना हुआ होता, या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों के पास में अगर विल पावर होती तो आज की तारीख में ना तो तिरंगे के नाम पर इतनी राजनीति होती, न तिरंगे के नाम पर राजद्रोह होता, न ही ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल करके कोई सियासी रोटी सेकता। अफसोस होता होगा ना। देखिए राशिद जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पे आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं और आप भी मेरे बहुत दिल के करीब हैं, लेकिन इस बात को हमें देश की जनता को और देश के जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। जो नेहरू जी का योगदान है, निश्चित तौर पे बीते 2014 से और 2020 आ गया, भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने लगातार उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है। ये बताने का जो है, ये जरूर ये छुपा जाते हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 562 रियासतों को अपने देश में मिलाने की जिम्मेदारी नेहरू जी और सरदार पटेल ने उठाई थी। कश्मीर भी उन रियासतों में से एक था कि जिसको अपने देश में मिलाया गया, जो बाद में शामिल हुई। हमने 562 रियासतें उन्होंने नेहरू जी ने जब देश में शामिल कराई और जो है लाखों किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था अपना बढ़ाया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर जो लेकिन सरदार पटेल रियासतों का विलय सरदार पटेल, श्रेय सरदार पटेल को जाता है। नेहरू जी की अकेले बात ना करें। नहीं, नेहरू जी और सरदार पटेल, मैंने आपको दोनों बोला। मैंने क्या बोला? नेहरू जी और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल जी को अगर जिम्मेदारी दी गई और सरदार पटेल जी ने जो काम किया तो नेहरू जी के नेतृत्व में ही 26 अगस्त को नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए। अरे अनुजात्रे जी को बोल लेने दीजिए ना। अनुजात्रे नहीं, अनुजात्रे कहीं पर भी बीच में चीखते चिल्लाते नहीं, उन्हें बोल लेने दीजिए। अनुजात्रे बहुत हाँ, बोले अपनी बात पूरी करें अनुजात्रे। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है राशिद जी? वर्तमान में क्या हो रहा है? हम इतिहास की तो बात जो है उसको तोड़ मड़ोड़ करके और उसको खराब करके आज का वर्तमान ठीक करने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि देश की जनता भूल नहीं रही है। हम आज पूछना चाहते हैं कि पिछले साल हमारे देश में जब पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे सीआरपीएफ के चुनाव से ठीक पहले, आज बता दीजिए कि क्या उसमें किसकी जिम्मेदारी तय हुई, वो किसकी चूक थी, कौन उसके लिए जिम्मेदार था? उन बातों पे चर्चा नहीं होगी। 2014 से लेकर 2020 तक। अनुजात्रे जी ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। स्क्रीन पर जितने भी मेहमान हैं, खासतौर से मैं डॉक्टर अनुजात्रे का बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपने बेशकीमती शेड्यूल में से आपने समय निकाला। अनुजात्रे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वंदना पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप अभिजीत जसरोतिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शेख नासिर साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन झंडा उठा लीजिएगा शाम में, अच्छा लगेगा। दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है जब भी झंडा उठाते हैं। ऐसे उठाइएगा ना, एकदम सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जरूर उठाइएगा। आप सनम शाह, आप भी तिरंगा जरूर उठाइएगा, अच्छा लगेगा। राहुल, उम्मीद ये करते हैं कि तिरंगे की आन बान और शान को आप भी समझेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इतना ही कहूंगा,